पोर्ट, माइनिंग, सोलर, फूड, डिफेंस और एरोस्पेस जैसी इंडस्ट्रीज में बिजी रहने वाले अडानी को 2018 में अचानक से एयरपोर्ट्स में इंटरेस्ट आने लगा। In one stroke, we have become the largest airport operator in India. और ये इंटरेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि सिर्फ 3 सालों में वो 7 एयरपोर्ट्स के मालिक बन गए, जहां इन सब में सबसे ज्यादा कीमती है 7वां यानी कि मुंबई एयरपोर्ट, जिसे हासिल करने के लिए अडानी ने ऐसा खेल रचा कि बॉलीवुड फिल्मों की स्टोरी भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। इसीलिए ये जानना बेहद इंटरेस्टिंग है कि आखिर इतने कम समय में अडानी इंडिया के दूसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर कैसे बने और किस तरह नियमों में बड़े बड़े बदलाव करके गवर्नमेंट ने उनकी पूरी मदद। अब दोस्तों, अगर इस कहानी का डिटेल एनालिसिस करें तो फरवरी 2019 में इंडियन गवर्नमेंट को लगने लगा था कि 6 एयरपोर्ट्स उनसे संभाले नहीं जा रहे हैं और इसके ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के लिए उन्हें इन एयरपोर्ट को प्राइवेट कंपनीज के हाथों में दे देना चाहिए, जिसमें अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल, लखनऊ का चौधरी चरण सिंह, गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ, मैंगलुरु, जयपुर और तिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट शामिल थे। जबकि 7वें यानी मुंबई एयरपोर्ट को उन्होंने जीवीके ग्रुप से एक्वायर किया था, जो कि अपने आप में ही एक अलग और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब जब सरकार ने इन 6 एयरपोर्ट्स की ऑक्शन का अनाउंसमेंट किया तो 57 कंपनीज इनमें पार्टिसिपेट करने के लिए सामने आई, लेकिन उन सभी को ही गौतम अडानी ने क्लीन बोल्ड कर दिया, क्योंकि 1 या 2 नहीं बल्कि सारे के सारे एयरपोर्ट्स को ही अडानी ने अपनी झोली में डाल लिया था। अब ये सब हुआ कैसे, इसके पीछे भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। असल में अडानी भले ही बैंक से बहुत बड़ा कर्जा लेकर बैठे हैं, लेकिन जब किसी डूबी हुई कंपनी को खरीदने की बात आती है तो फिर उसमें उनके जितने पैसे कोई नहीं लगा सकता। और इस एयरपोर्ट डील में भी गौतम अडानी का यही रूप देखने को मिला था, क्योंकि उन्होंने बाकी कंपनीज के मुकाबले लगभग 2 गुने पैसों में पैसेंजर ऑफर किए थे, वो भी 1 या 2 एयरपोर्ट्स के लिए नहीं बल्कि पूरे 6 के 6 एयरपोर्ट्स के लिए। जैसे कि अहमदाबाद एयरपोर्ट की जब बिडिंग स्टार्ट हुई तब GMR एयरपोर्ट लिमिटेड नाम की एक कंपनी हर पैसेंजर के लिए 85 रुपए दे रही थी, PNC इंफ्राटेक लिमिटेड 66 रुपए, ऑटोस ट्रेड इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 60 रुपए और सबसे ज्यादा NIIF एंड ज्यूरिक एयरपोर्ट 146 रुपए का ऑफर लेकर आया था। लेकिन इन सभी से कहीं ज्यादा यानी 177 रुपए हर पैसेंजर के ऊपर गवर्नमेंट को देकर सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अडानी ने अपने नाम कर लिया। ऐसे ही अगर जयपुर एयरपोर्ट की बात करें तो कोई 36 रुपए तो कोई 48, 69 या सबसे ज्यादा 155 रुपए तक देने के लिए तैयार था, लेकिन अडानी ने 174 रुपए की बिडिंग करके इस एयरपोर्ट की डील को भी ग्रैब कर लिया था। इसी तरह लखनऊ एयरपोर्ट के लिए 171 रुपए, तिरुवनंतपुरम के लिए 168 रुपए, मैंगलुरु के लिए 115 और गुवाहाटी के लिए 160 रुपए देकर 6 एयरपोर्ट के ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के काम को अडानी ने अपने नाम किया। वैसे आप यह जानकर बेहद हैरान रह जाएंगे कि खास तौर से इस बार के एयरपोर्ट ऑक्शन के लिए पिछले कई सालों से चले आ रहे नियमों में भर भर कर बदलाव किए गए थे, और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो गौतम अडानी बिडिंग में बैठने तक के लिए एलिजिबल नहीं होते। सबसे पहले तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये नियम था कि अगर एयरपोर्ट्स की ऑक्शनिंग की जाती है तो किसी एक कंपनी को मैक्सिमम 2 एयरपोर्ट ही मिल सकते हैं, लेकिन इस बार के ऑक्शन में नियम बदलकर यह कर दिया गया कि एक कंपनी जितनी चाहे उतनी एयरपोर्ट अपने नाम कर सकती है। अब इस नियम में किए गए बदलाव से भले ही सभी कंपनीज खुश थी, लेकिन इसका फायदा सिर्फ अडानी को ही मिला। इसके अलावा पहले के ऑक्शन में ऐसे नियम हुआ करते थे कि एयरपोर्ट ऑक्शन में सिर्फ वो ही कंपनी हिस्सा ले सकती हैं जिन्होंने पहले एयरपोर्ट को संभालने का काम किया हो या फिर इस फील्ड में उनका कोई एक्सपीरियंस हो। लेकिन गौतम अडानी का तो एयरपोर्ट से दूर दूर तक नाता नहीं था, इसीलिए अगर इस नियम में बदलाव न किया गया होता तो फिर वो ऑक्शन में एंटर ही नहीं कर पाते। तीसरे नियम में ये बदलाव किया गया कि पहले एयरपोर्ट से जितनी भी अर्निंग होती थी उस पर गवर्नमेंट कुछ % का शेयर मांगती थी, लेकिन इस बार इसे बदलकर एक फिक्स्ड अमाउंट कर दिया गया, यानी कि एयरपोर्ट से कितनी अर्निंग हो रही है इससे अब गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं, उसे बस अपना तय किया हुआ एक फिक्स्ड अमाउंट चाहिए। और दोस्तों, इसी तरह से एयरपोर्ट ऑक्शन के नियम में चौथा बड़ा बदलाव ये हुआ कि पहले एयरपोर्ट 30 साल के लिए लीज पर दिए जाते थे, लेकिन इस टाइम पीरियड को बढ़ाकर अब सीधा 40 साल कर दिया गया है। और दोस्तों, नियमों में हुए इन सभी चेंजेस की वजह से ही अडानी ना सिर्फ ऑक्शन के लिए अप्लाई कर पाए बल्कि नए नियमों का पूरा फायदा उठाते हुए सभी एयरपोर्ट्स को ही अपने नाम कर लिया। अब जब मीडिया ने कुछ नेताओं से इन सभी नियमों में बदलाव के बारे में पूछा तो इस पर बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब निकलकर सामने आए। जैसे हरदीप सिंह पुरी, जो मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ऑफ इंडिया के पोस्ट पर हैं, उनसे जब पूछा गया कि पहले एक कंपनी सिर्फ 2 एयरपोर्ट ही ले सकती थी तो इस बार अडानी ने सभी एयरपोर्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट कैसे जीत लिए।
इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पहले देश में सिर्फ 15 ही एयरपोर्ट्स थे, इसीलिए एक कंपनी को मैक्सिमम 2 देने का ही नियम बनाया गया था। लेकिन अब इंडिया में 107 एयरपोर्ट्स हैं। ऐसे में एक कंपनी को अगर सिर्फ 2 एयरपोर्ट देंगे तो फिर बाकी को संभालने के लिए प्राइवेट कंपनीज को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। फिर मीडिया ने उनसे दूसरा सवाल किया कि आज से 10 साल पहले जब हैदराबाद और दिल्ली एयरपोर्ट की ऑक्शनिंग हुई थी तो फिर उन्हें 30 साल के लिए लीज पर दिया गया था, लेकिन इस बार 40 क्यों? अब इस सवाल पर जवाब आया कि पहले के ऑक्शनिंग में हमने मेट्रो सिटीज के एयरपोर्ट दिए थे जो कि पहले से ही प्रॉफिट में चल रहे थे, लेकिन इस बार के ऑक्शन में जो भी एयरपोर्ट्स हैं उन पर मेट्रो सिटीज के एयरपोर्ट के मुकाबले बहुत कम ट्रैफिक होती है, तो ऐसे में कमाई भी काफी कम हो जाती है। साथ ही ये एयरपोर्ट पहले से ही लॉसेस में चल रहे हैं, इसीलिए कंपनीज को इसे प्रॉफिटेबल बनाने में ही 10 से 15 साल का समय लग जाएगा। इसीलिए इस बार एयरपोर्ट्स को 40 साल के लीज पर दिया गया है। खैर, उनसे जब एक्सपीरियंस वाले नियमों में किए गए बदलाव के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि फिलहाल सिर्फ 5 से 6 कंपनीज के पास ही एक्सपीरियंस मौजूद है और अगर हम सिर्फ उन्हें ही एयरपोर्ट्स देते रहें तो फिर उनकी मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, जिसे खत्म करने के लिए इस नियम में बदलाव किया गया है। और अंत में जब उनसे चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछा गया कि पहले जब कंपनीज एयरपोर्ट चलाती थी तो उनके रेवेन्यू का कुछ % हिस्सा गवर्नमेंट लेती थी, लेकिन अब एयरपोर्ट ऑपरेटर को सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट ही क्यों देना? तो फिर इस पर हरदीप सिंह पुरी ने जवाब दिया कि पहले एयरपोर्ट कितना अर्न करते थे इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता था और उनकी अर्निंग अगर ज्यादा भी होती थी तो वो हमें कम दिखाते थे। इसी फ्रॉड से बचने के लिए ही इस बार एक फिक्स्ड अमाउंट रखा गया है ताकि वो प्रॉफिट में रहे या फिर लॉस में, हमें इतना अमाउंट मिलते रहना चाहिए। वैसे हरदीप सिंह पुरी जी के ये जवाब आपको कितने सही लगते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब इन 6 एयरपोर्ट के लिए जो भी बदलाव किए गए और जिस तरह से अडानी को सारे एयरपोर्ट्स मिले, इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग मुंबई एयरपोर्ट को हासिल करने की स्टोरी है। असल में मुंबई एयरपोर्ट पर अडानी की नजर पड़ने से पहले इस एयरपोर्ट का सबसे बड़ा शेयर यानी 50.5% GVK ग्रुप के पास था। इसके अलावा 10% की हिस्सेदारी एयरपोर्ट कंपनी साउथ अफ्रीका, 13.5% बिडवेस्ट के पास और 26% शेयर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास थी। अब मुंबई एयरपोर्ट के शेयर्स को खरीदने के लिए अडानी ने बिडवेस्ट और एयरपोर्ट कंपनी साउथ अफ्रीका को एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफर किया, लेकिन उन दोनों कंपनीज ने पहले से ही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था कि वे अपना शेयर सबसे पहले GVK ग्रुप को बेचेंगे और अगर उन्होंने लेने से इनकार किया तभी जाकर किसी और को सेल कर पाएंगे। अब GVK ग्रुप ने पहले से ही मुंबई एयरपोर्ट के 50% शेयर को गिरवी रखकर 2150 करोड़ रुपए का लोन ले रखा था। इसके बावजूद वो ये शेयर्स अडानी के हाथों में नहीं जाने देना चाहता था, इसीलिए थोड़ा टाइम मांगकर पैसों का इंतजाम करने लगा। लेकिन उसी दौरान अचानक GVK ग्रुप पर CBI की रेड पड़ गई और अब उनके लिए एयरपोर्ट शेयर खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करने की जगह CBI को हैंडल करना ज्यादा जरूरी हो गया। इस तरह मजबूरी में GVK ग्रुप को अपना हाथ पीछे खींचना पड़ा और अडानी ने बड़े ही आराम से उन शेयर्स को खरीद लिया। अब जैसा कि हमने आपको बताया, GVK ग्रुप पहले से ही भारी कर्ज में डूबा हुआ था, ऐसे में उसने भी अपने शेयर्स अडानी को ही बेचना ज्यादा सही समझा, जिसके बाद गौतम अडानी मुंबई एयरपोर्ट के 74% शेयर्स के मालिक बन गए और बाकी के बचे 26% शेयर आज भी गवर्नमेंट के पास हैं। वैसे GVK ग्रुप पर CBI की रेड उसी समय पर पड़ना जब अडानी एयरपोर्ट को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड थे, ये बात किस तरफ इशारा करती है हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा।